सो हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। तो भाई, अभी जैसे आपका क्लैट का एग्ज़ाम जो है, क्लैट कह लो, एलसेट कह लो, या फिर एडिट का कह लो, जो भी लो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपके मतलब ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है आपके एग्ज़ाम आने में। तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ एग्ज़ाम्स को लेकर। और थोड़ा एक चीज़ इस पे ध्यान दो आप कि भाई जो न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह है, स्पेशली इंग्लिश इंग्लिश का न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो भाई, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होके। मॉर्निंग टाइम अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो मॉर्निंग में आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ, एक आधा घंटा जल्दी उठ के न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि रीडिंग मस्ट है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम भी आएगा वो काफ़ी लेंदी होगा, पूरा पैसेज बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो उसकी चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज इंट्रोडक्शन। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका इंट्रोडक्शन। तो यार मैं एक आपको चीज बता दूं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर ना पहले मैं आपको मेन वो चीज बता दूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, एक जनरल सा ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का। अब देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए सबसे नीचे। हाँ, यहाँ पे। तो इस पेज पे हम काम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं बताता हूँ क्या होता है। कोई भी हम किसी भी पर्सन के साथ कुछ सामान का लेन देन करते हैं। मान लीजिए आप अपनी मतलब किसी शॉप पर गए, आपने जाके वहां से कोई भी गुड्स परचेज करा, कुछ भी चीज ली, तो वो एक तरह का लीगैलिटी उसकी क्या है क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को ये बोला, भाई मेरे को डिओड्रेंट चाहिए। उसने बोला ठीक है, मैं आपको 5 डिओड्रेंट दे दूंगा। आपने बोला मेरे को 5 चाहिए, उसने कहा ठीक है। आपने पैसे दिए, उस बंदे ने डिओड्रेंट दे दिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या है, अब दिक्कतें कब आती है, अगर मान लीजिए दिक्कतें ना आती तो हो सकता है उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर लॉ होता ही नहीं। अब दिक्कतें का आती है, दिक्कतें देखिए। हो सकता है वो पर्सन आपको सेंट दे दे, आप उसको पैसे ना दो। या हो सकता है आपने उसको पैसे दे दिए डिओड्रेंट के लिए, बट उस पर्सन ने आपको फिर डिओड्रेंट दिया ही नहीं। उसने बोला मैं कल दे दूंगा, आपने कहा ठीक है ये ले भाई पैसे। आप कल जब आपने बोला भाई डिओड्रेंट, तो वो बंदा आपको दे ही नहीं रहा। तो ऐसे ही बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस आने लग गई सोसाइटी में। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आई, और ये ऐसी चीज है कि भाई इसको इग्नोरेंस में नहीं लिया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई कल कोई भी बंदा हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ सामान चाहिए, कुछ ना कुछ। तो ये जो सामान का लेन देन हो रहा है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्या सामान बेचा जा सकता है क्या नहीं बेचा जा सकता है, किसको लीगल माना जाए किसको नहीं माना जाए। तो ये सारे जो सिचुएशंस है, इन सब सिचुएशंस को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत फील हुई कि यार ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो गया। कि आप किसी को कह रहे हो कि भाई मेरे को ये माल, मतलब बंदा कह रहा है मैं आपको ये माल दूंगा, आप मुझे इतना पैसे दो। आपने कहा ठीक है, आपने उसको पैसे दिए, उसने माल दे दिया, बात खत्म। लेकिन कई बार ये भी है, जो माल दिया, मान लीजिए डिओड्रेंट डिओड्रेंट आपको दिया, उसकी डेट एक्सपायरी थी। अब वो तो डिफेक्टिव माल पकड़ा गया आपको। अब आप ऐसे में क्या करेंगे, जबकि आपने पैसे उसको ओरिजिनल माल के लिए दिए थे। जो भी डिओड्रेंट आपने दिया उसको बोला भाई मेरे को ओरिजिनल देगा, चाहे वो 200 का हो चाहे 2000 का हो। आपने उसको पे करे, उसने आपको नकली माल पकड़ा दिया। तो जो डिफेक्टिव हो गया, इसका क्या से फिर क्या होगा क्या नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है, और सबसे मेन बात ये करता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ, क्या उसकी कंडीशंस है क्या नहीं है। तो वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी जर्नल में एक आपको एग्जांपल जो मैं कॉन्ट्रैक्ट का दी, मतलब एक जनरल जो एग्जांपल दिया, अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की एक जनरल एग्जांपल लेके। ये मान लीजिए पर्सन ए है और ये है बी। ठीक है मेरा भाई, एग्जांपल ले लेते हैं पेंसिल बॉक्स का। ए ने बोला बी से कि भाई मेरे को 10 पेंसिल के बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो ए ने ऑफर दिया बी को कि मेरे को कितने पेंसिल के बॉक्स चाहिए, 10। बी ने ऑफर कर लिया एक्सेप्ट। बी ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा,
उसकी कॉस्ट अमाउंट मान लीजिए 100 रुपये है टोटल। थोड़ा हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, मेरे को पता है, तो उस पर ध्यान मत देना। ठीक है मेरे भाई। 100 रुपये में 10 वो हो गए कि भाई 10 पेंसिल के डब्बे दिए जाएंगे। तो ऑफर किसकी तरफ से आया? ऑफर आया ए की तरफ से। किसको आया? बी को। बी ने ऑफर कर लिया, एक्सेप्ट। कैसे एक्सेप्ट करा? बी ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे पहले होता है ऑफर, ठीक है, ऑफर, फिर होता है एक्सेप्टेंस। यह भी मैं आपको शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूं, पर मैं समझा दूंगा जब मैं कराऊंगा। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, इसके बाद ये बन जाता है प्रोमिस। ठीक है, अगर आप प्रोमिस भी ना देखे तो इसको इसको छोड़ दो, अभी कंफ्यूज मैं आपको करना नहीं चाह रहा। ठीक है, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, अब हो गया, ठीक है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या आएगा? कंसिडरेशन में आएगी मनी। अब कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन ये होता है कि भाई जो पार्टी एक दूसरे की जो अपनी ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल एक दूसरे को लेके करेंगी। ए को क्या देना है? ए को देना है पैसा। बी को क्या देना है? बी को देना है पेंसिल के बॉक्स। तो ये जो इनकी ऑब्लिगेशंस है जब ये फुलफिल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम कंसिडरेशन। मनी कौन देगा? ए देगा। किसको? बी को। तो बी, ए की ऑब्लिगेशन बी को लेके हो गई कि भाई जो ड्यूटी हो गई वो हो गई बी को पैसा देना। अब बी की ए के प्रति क्या ऑब्लिगेशंस है? जो 10 पेंसिल के बॉक्स हैं वो डिलीवर करने हैं बी को। तो ये हो गया कंसिडरेशन। तो जब कंसिडरेशन का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आता बन जाएगा मेरे भाई ये एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बन गया? ये बन गया एग्रीमेंट। बट अभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? अभी कोई भी फाइनलाइज चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्या रीजन है उसके पीछे? इसमें देखी जाएगी इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी से मतलब ये है कि अनफोर्स है या नहीं है, यानी कि लीगल तौर पे वो है या नहीं है। अब वो है या नहीं है वो देखा जाएगा बाद में। जब इन्फोर्सेबिलिटी का भी पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज इतनी समझ आ गई होगी अभी तक। ए क्या देता है? सबसे पहले ऑफर देगा। किसको? बी को। बी को क्या ऑफर देगा कि भाई मेरे को 10 पेंसिल के बॉक्स खरीदने हैं। ठीक है, बी बोलेगा ठीक है भाई मैं 10 पेंसिल के बॉक्स आपको दे रहा हूं, ये 100 रुपये हो गए आपके। बी ने ए ने बी को दे दिए 100 रुपये। जब ए ने बी को 100 रुपये दे दिए तो कंसिडरेशन आ गई। एक्सेप्टेंस बी ने कर लिया था, ठीक है मैं आपको दे दूंगा 10 पेंसिल के बॉक्स, ये हो गई एक्सेप्टेंस। अब ए को देने हैं बी को पैसे, बी को देने हैं ए को पेंसिल बॉक्स, वो हो गई आपकी कंसिडरेशन। तो ये क्या बन गया? इनका एग्रीमेंट। बट अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ देखा जाएगा क्या ये लीगल तौर पे कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लीगल तौर पे इन द सेंस, मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करते, क्लिंग कॉन्ट्रैक्ट आपने सुना होगा। क्लिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि कहता है कि भाई उसका तू मर्डर कर दे मैं तेरे को इतना पैसे दे दूंगा। वो कहता है ठीक है। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, पैसा भी जा रहा है, कंसिडरेशन हो रही है, और एग्रीमेंट भी बन गया। लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी पे आकर ये मैटर अटक गया। इन्फोर्सेबिलिटी से मतलब ये लीगल थोड़ी है कि आप किसी को मर्डर के लिए पैसा दोगे। तो ये फिर जो ये लीगल नहीं है तो इन्फोर्सेबिलिटी पे आके अटक गया। तो एग्रीमेंट तो बन गया मेरे भाई ये, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अब ये मैंने आपको जनरल तौर पे समझा दिया। होपफुली आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब आ जाओ ऊपर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले ऑफर मैंने बता ही दिया। ऑफर क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को कुछ चीज ऑफर करते हो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पे 10 पेंसिल, पेंसिल हटा लो, चलो कुछ और एग्जांपल दे दो। मैं आपको कह रहा हूँ भाई मेरे पे कार है, मैं कार सेल कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि मैं अपनी कार आपको 100 रुपये में बेच दूंगा। आपने बोला ठीक है।
मैं कार लेने के लिए तैयार हूं। ए ने बी से बोला, ए ने बी से बोला कि भाई मैं अपनी कार 100 रुपए में बेच दूंगा। तो ए ने बी को दिया है अभी ऑफर, जो हमने ये देखा है ऑफर या प्रपोजल। बी ने कर लिया एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्टेंस। बी ने बोला ठीक है, मैं 100 रुपए में आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूं। तो बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, किसका? ए का। तो ये एक तरह से प्रोमिस भी हो गया। प्रोमिस के अंदर क्या क्या होता है? एक प्रोमिजार होता है, एक प्रोमिस ही होता है। प्रोमिजार कौन होगा? प्रोमिजार वो होगा जो ऑफर दे रहा है, प्रोमिस ही वो होगा जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। ए ने ऑफर दिया था बी को, तो बी हो गया प्रोमिस ही, प्रोमिजार हो गया ये। ठीक है। अब इसके बाद आएगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसा आएगा? कंसिडरेशन आएगा मेरे भाई, बी अब इसको पैसा देगा ना 100 रुपए, जो ये 100 रुपए हैं बी इसको देगा, और ए क्या देगा बी को? गाड़ी। क्योंकि वो कह रहा था मैं 100 रुपए में गाड़ी अपनी बेचूंगा, तो ये गाड़ी इसको देगा। तो ये हो गया कंसिडरेशन। जो ऑब्लिगेशन है वो एक दूसरे के प्रति हम फुलफिल करेंगे या करने के लिए तैयार है। ये बन गया एग्रीमेंट। ठीक है। इन्फोर्सेबल कब होगा? इन्फोर्सेबल तब होगा जब ये सेक्शन 10 की जो कंडीशंस है, आगे हम सेक्शन 10 भी पढ़ेंगे, सेक्शन 10 की कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है तो इन्फोर्सेबिलिटी का आपको वहां से पता लगेगा। अगर ये इन्फोर्सेबल होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो ये एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ आ गई है। सेक्शन है, सेक्शन 2A में ऑफर एक्सप्लेन है, सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस है और प्रॉमिस है, सेक्शन 2D में कंसिडरेशन, ये सब बाकी सेक्शन है। 2E हो गया, 2H हो गया। ठीक है। अब ये तो हमने देख समझ लिया इतना पार्ट। ठीक है, ये तो समझ लिया। अब कुछ टर्म्स होते हैं, लीगल टर्म्स, जो आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो इन टर्म्स के अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगी, इसलिए स्पेशली मैंने ये टर्म्स एक्सप्लेन करी है। इसके अंदर लिखा है डेफिनेशन। रीजन इसके पीछे है क्योंकि ये जो टर्म्स है ये पूरा मीनिंग चेंज कर देंगी। जो भी स्टेटमेंट पैसेज में आप पढ़ोगे ये उस सबको चेंज कर देगी, तो इस वजह से मैंने ये वर्ड्स इसके अंदर मेंशन करा है। सबसे पहले आता है वॉइड। कोई भी चीज जो इन्फोर्सेबल नहीं है और आप कह रहे हो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो हो जाएगी वॉइड। वॉइड का मतलब एक होता है एब इनिशियो वॉइड। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग। ये जो वॉइड वर्ड है ना, ये शुरू से ही वॉइड माना जाएगा। ठीक है, एब इनिशियो भी बोलते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, के वॉइड भाई शुरू से इसको वॉइड एब इनिशियो, वॉइड इसको शुरू से ही माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने बोला था कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट करा, हमने नीचे पढ़ा था, ए ने बी से बोला कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, 1 लाख रुपए दूंगा तेरे को, सी का मर्डर करना है। ए ने ऑफर दिया बी को, बी हो गया एग्री। तो इसके अंदर ऑफर भी आ गया, ए ने बी को करा। ठीक है, एक्सेप्टेंस भी आ गई, किसकी तरफ से? बी की तरफ से। और ए पैसा भी देगा बी को 1 लाख रुपए। लेकिन इसके अंदर यहां तक तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन ये क्या इन्फोर्सिएबल है? लॉफुली लॉ परमिशन देता है इस चीज की? लॉफुली हो सकता है? नहीं हो सकता। लॉफुली माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो जब इन्फोर्सिएबल नहीं है बाय लॉ, यहां अगर आप पढ़ेंगे एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अब अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो मेरे भाई वो सीधा सीधा बन जाएगा वॉइड। वॉइड मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, लीगली तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ध्यान में रखना, इसको ध्यान में एकदम गड़ा लेना दिमाग में अपने। वॉइड अगर वर्ड आपको दिख गया तो वहीं समझ जाना। और अगर एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो
दिख गया या एबिनिशियो वॉइड दिख गया, समझ लेना है शुरू से ही, जब से ही ऑफर की शुरुआत हुई है तब से ही ये इसको इन्फोर्सेबल नहीं मान रहा है, यानी कि इसको लीगल मान ही नहीं रहा है, शुरू से ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट है कि कुछ टाइम तक वैलिड चल रहे थे, फिर उन्होंने लीगल एक्टिविटी शुरू कर दी, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। ये समझ आ गया? वॉइड का मतलब ये हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही है, एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल नहीं है तो वॉइड है, अगर इन्फोर्सेबल है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पढ़ोगे तो समझ जाना कि भाई ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जो डेफिनेशन कह रही है उसके अकॉर्डिंग। तो हाँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी, दो पार्टी होती है, दो पार्टी कौन कौन सी होती है, ए और बी पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, एक जो ऑफर दे रही है, एक जो एक्सेप्ट कर रही है, तो इसमें ना दोनों में से किसी एक पार्टी के पास, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में से किसी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है या फिर उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में या तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट ही बना देगा वैलिड एकदम, या उसको वो वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके जबरदस्ती सिग्नेचर वगैरह ले ली है, आपको डरा धमका के, तो आप पे ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन ये है, या तो आप चुपचाप चले जाओ, अगर आप चुपचाप चले गए, आपने कुछ नहीं बोला, तो ये वैलिड हो जाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी ने मेरे को ये बोला, भाई तू अपना एप्पल का फोन दे दे, मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा, उसने मेरे को डरा धमका के बोला कि भाई तू वो मेरे को फोन दे दे, ये ले एग्रीमेंट पे साइन कर दे कि तू मेरे को ऐसे ऐसे फोन दे रहा है। अब उसने मेरे को गन दिखा दी, मैं डर गया, मैंने साइन कर दिए कि भाई अब मेरे पे क्या ऑप्शन है? मेरे पे ऑप्शन ये है कि या तो मैं पुलिस वगैरह को या कोर्ट को अप्रोच करूं इस रिगार्ड में। अगर मैं करता हूं तो मैं इसको एग्रीमेंट जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट वो दिखाएगा कि भाई इसने मेरे को फोन ये बेचा है इतने रुपए में, तो वो अगर मैं कुछ ही नहीं कहता तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फिर वैलिड हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ तो वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझ आ गई? तो इधर क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इनको, जहां पर एक पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि उसको वो या तो वॉइड डिक्लेयर करा सकती है या वैलिड डिक्लेयर करा सकती है। अब ऐसे में मेरे पास राइट है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको होपफुली समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल लेने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं। देखिए, ए बी दो बंदे थे, बी के पास मान लो है, बी के पास कोई बहुत बढ़िया शर्ट है, शर्ट नहीं प्रॉपर्टी मान लो, ये है प्रॉपर्टी बी के पास। अब मैंने बी से डरा धमका के एक उस पे एग्रीमेंट पे साइन करा लिए। ठीक है, एक एग्रीमेंट पे साइन करा लिए बी के कि भाई ये फला प्रॉपर्टी बी मेरे को 50,000 रुपए पे बेच रहा है। ठीक है, ए ने साइन करा लिए बी से 50,000 रुपए की प्रॉपर्टी बी ए को सेल कर रहा है। अब ए ने कैसे दिखाएगा कि भाई मैंने बी को ऑफर दिया कि भाई 50,000 में अपनी प्रॉपर्टी दे दे, बी एग्री हो गया, बी ने मेरे को दे दी। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो ये तो वैलिड लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो बी को पता है ना, और ए को पता है ना, बट ए तो बताएगा नहीं। बट बी, अगर अब इसमें क्या है, बी के पास ऑप्शन आ गया कि बी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी के पास ये राइट आ गया कि बी इसको या तो वैलिड डिक्लेयर, अगर बी चुप रहा, बी ने कुछ नहीं कहा, 50,000 की ए ने प्रॉपर्टी छीन ली उससे और ये साइन करवा दिए। ठीक है, इसको जबरदस्ती इससे साइन करवा लिए इस प्रॉपर्टी पे। अब इसमें जो है भाई, बी ने कुछ कहा ही नहीं, बी अपना चला गया, अपने चला गया बी ने कुछ कहा ही नहीं, तो ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड बन जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। लेकिन लेकिन होल्ड ऑन, अगर इधर बी
कोर्ट को अप्रोच कर लेता है या फिर पुलिस वालों को अप्रोच कर लेता है। ठीक है, इस जो बी के साथ गलत हुआ इसके खिलाफ आवाज उठा देता है अगर बी, तो फिर ये हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट बी को प्रूव वगैरह करना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर यह वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी एक पार्टी के पास ईदर दैट पार्टी इज ऑफर वाली पार्टी और इट इज एक्सेप्ट जो कर रही है ऑफर को वो पार्टी। सो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में किसी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी डिक्लेयर करा सकती है और वॉइड भी डिक्लेयर करा सकती है। ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाओ सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 को अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक काफी फेमस वो आपको मिलेगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एग्रीमेंट है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मैंने आपको स्टेजेस बताई थी। सबसे पहले वो ऑफर जाता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर कंसिडरेशन आती है, फिर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के बाद अगर इन्फोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर इन्फोर्सेबल नहीं है तो मेन रोल प्ले कर रहा है इन्फोर्सेबिलिटी। सेक्शन 10 उसी के बारे में बात करता है। तो इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाद की स्टेज है, अगर हम स्टेज वाइज चले ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबिलिटी, देन कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर वो फिफ्थ पोर्शन पे या टॉप मोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो सारे एग्रीमेंट ही होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकते? अगर इन्फोर्सेबिलिटी वाला स्टेप पास कर लिया तो वो होगा, नहीं करा तो वो नहीं होगा। समझ गए? अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। अगर ए और बी के बीच में वो हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए मैंने बी को डरा धमका के ये बोल दिया कि तेरे पास जो, या मैंने बी को ये डरा धमका के बोल दिया कि भाई मैं तेरे को मारूंगा अगर तूने मेरा फोन नहीं खरीदा। ठीक है, तो मेरा फोन खरीद। बी डर गया। ठीक है, बी ने बोला ठीक है भाई मैं तेरा फोन खरीद लूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट से मतलब आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए उस चीज को लेने के लिए, कोई दबाव वगैरह आप पे ना हो खरीदने का। अब कंसेंट में क्या क्या पार्ट आता है वो मैं आपको अभी नहीं, इसमें नहीं कवर करूंगा, बाद में। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज से आप समझ गए। ये फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज जो है वो कोई भी पार्टी हो सकती है। ये वो भी पार्टी हो सकती है जो ऑफर दे रही है, या ये वो भी पार्टी हो सकती है जो एक्सेप्ट कर रही है। ऑफर वाली पार्टी कैसे हो सकती है? अब मान लो आपके पास में भाई हो लैपटॉप, अब आपसे बोला गया कि भाई तू मेरे को लैपटॉप भेज दे वरना मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ऐसी धमकी दे दी। तो उस बंदे की कंसेंट नहीं है, बट वो आपको कह रहा है कि भाई आप मेरा लैपटॉप ले लो, ठीक है, और मेरे को छोड़ दो, या जो भी XYZ है। तो ये आ गया फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। ये तो ऑफर की तरफ से हो गया। एक्सेप्टेंस की मैंने आपको बताई थी। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये आ गया कि भाई वो जो बंदा है वो बंदा पागल ना हो, बच्चा ना हो, ठीक है, 18 साल से कम उम्र का ना हो, या फिर बच्चा ना हो जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पता लगा आप कह रहे हो कि भाई मैं तेरे को 10 फोन बेच रहा हूँ, इतने रुपए के लेगा। उसने, अब वो बच्चा है, वो कह रहा है ठीक है, तो या फिर वो पागल है तो फिर ये नहीं होगा। या फिर वो जो बंदा है वो आपसे कह रहा है पागल, कह रहा है इंसान। ये मैं इसलिए आपको लेमन लैंग्वेज में इसलिए कह रहा हूँ समझाने के लिए, हालांकि इनके वर्डिंग जो है वो अलग अलग यूज होते हैं, बट इंसैनिटी वगैरह, बट आपको मैं समझाने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ जो लेमन लैंग्वेज में। ये हो गया कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, के भाई कॉम्पिटेंसी है उसकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या नहीं है, या फिर ऐसे ही है। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए या लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन से मतलब है आपकी जो एक दूसरे को लेकर ऑब्लिगेशंस है वो लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ए से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ए तू
बी का मर्डर कर दे, नहीं मतलब ए से मैं, ए जो है वो बी से बोलेगा कि भाई तू सी का मर्डर कर दे। अगर तू सी का मर्डर कर देगा ना, तो मैं फिर डी का मर्डर कर दूंगा। ठीक है, ए ने बोला बी से कि भाई तू ना सी का मर्डर कर दे, और अगर तू सी का मर्डर कर देगा तो फिर मैं तेरे लिए डी का मर्डर कर दूंगा। या मान लीजिए बी ने ही बोल दिया कि भाई ठीक है मैं सी का मर्डर कर रहा हूं, तू डी का मर्डर कर दे। तो ये जो कंसिडरेशन है चल रही है ना कि तू उसका कर देगा तो मैं तेरे लिए उसका कर दूंगा, ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो लॉफुल होनी चाहिए। या पैसा ही सोच लो, उसमें वो कह रहा है कि भाई तू सी का बी का मर्डर कर दे, मैं इतने लाख रुपए तेरे को दे दूंगा। तो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कि लो खुद ही उस चीज की परमिशन ना दे रहा हो। लो कह रहा है कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपने, जैसे मान लीजिए भाई गैम्बलिंग के अंदर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप गैम्बलिंग वगैरह को लेके आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी स्टेट में परमिशन नहीं है, वो बोल रहा है कि भाई आप नहीं कर सकते, वो माना ही नहीं जाएगा। बट आप फिर भी कर रहे हो तो वो वॉइड होगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा किसी भी हालत में। तो जो सेक्शन 10 की कंडीशंस हैं, ये सारी हैं कंडीशंस। होपफुली आपको एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है ना कॉन्ट्रैक्ट का, आपके दिमाग में बैठ गया होगा होपफुली। जो मेरे हिसाब से, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है या कुछ चीज़ समझ नहीं आई या कुछ ऐसा लगा कि यार इसमें शायद मैंने ये पढ़ा था या ये, भाई एक बार डाउट अगर कोई हो, रिक्वेस्ट है मेरे से क्लैरिफाई कर लेना। सिर्फ मनगढ़ंत कहानी लेके मत बैठ जाना, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, अभी आप शुरू कर रहे हैं लो पढ़ना। अगर अभी से गलत चीज पढ़ के आगे चलोगे तो वो आगे जाके चीज तुम्हें फिर दिक्कत करती रहेगी। इसलिए 1% भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दो ना, मैं उसका रिप्लाई आपको टाइम रहते कर दूंगा। तो ठीक है, मिलता है फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यही सारी चीजें थी। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर, या कोई कमी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल के मेंशन करके पूछ लेना। और बाकी लिंक में उसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का वो मिल जाएगा, वहाँ मैं क्वेश्चंस वगैरह डालता रहता हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के, तो वहाँ पर जाके उनके आंसर करिए। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, एकदम हैप्पी रहिए। नमस्कार।